अब कल के लेक्चर में हम लोग पढ़े थे बेटा किस चीज के बारे में, बॉयल्स टेम्परेचर, और उसके लिए पूरा बड़ा सा इक्वेशन सॉल्व हमने किया था और उस इक्वेशन का हमने नाम दिया था वेरियल इक्वेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, तो वेरियल इक्वेशन ऑफ स्टेट हमने सॉल्व किया था और सॉल्व करने के बाद एक टेम्परेचर का वैल्यू आया जिस टेम्परेचर का नाम हुआ बॉयल्स टेम्परेचर। और उस बॉयल टेम्परेचर का फॉर्मूला ध्यान रखिएगा बच्चों, एकदम सिंपल है। कैसा, टी लिखेंगे, टी लिखने के बाद यहाँ छोटा सा बी लिखा देंगे, जैसे तुम लोग को बाबू बोलते हैं ना बाबू, वैसे टी बाबू है ना, मतलब टीबी इज इक्वल टू क्या, ए अपॉन क्या, आर बी। तो यही काम है, दिस इज बॉयल टेम्परेचर। इसका पूरा डेरिवेशन प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया था और जिसका वीडियो ऑलरेडी जेई वाले प्लेलिस्ट में है, आज नीट वाले में भी ऐड कर देंगे। चलिए अब आगे चलते हैं और नेक्स्ट आपको बता रहे थे लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। लिक्विफिकेशन ऑफ गैस पे जब हम आए थे तो पूरी बात हमने कल इसके बारे में आपको समझा दिया था कि गैस का लिक्विफिकेशन हम कैसे करते हैं, क्या कंडीशन है, क्या क्राइटेरिया है। तो यहाँ पे हो गया लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। अब लिक्विफिकेशन ऑफ गैस जब पढ़ाना चालू किया था तो वहां पे हमने आपको बताना शुरू किया था कि एक तो आइडियल गैस को हम कभी लिक्विफाई नहीं कर सकते, जब भी लिक्विफाई हम करेंगे तो उसका नाम है रियल गैस। ठीक है, रियल गैस उसका नाम है, आइडियल गैस को हम लिक्विफाई नहीं कर सकते। अब कंडीशन ये है कि जब हम लिक्विफाई करते हैं उसके लिए हम एक प्रेशर अप्लाई करते हैं, है ना। अब कंडीशन है कि जैसे हम प्रेशराइज करते जाएंगे पार्टिकल पास पास आते जाएगा, एक टाइम होगा जहां पे पहला बूंद लिक्विड का बनेगा, है ना, फर्स्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड अपीयर होगा। उस पॉइंट को हम बोलेंगे क्रिटिकल पॉइंट। उसके बाद भी अगर हम प्रेशर बढ़ाते जाएंगे तो लिक्विड तो बनता ही जाएगा। मतलब अगर हम यहाँ से प्रेशर बढ़ा के यहाँ लाए या यहाँ से बढ़ा के यहाँ लेके गए, यहाँ पे लिक्विड बना, इसके ऊपर कहीं भी जाओगे ना तो लिक्विड डेफिनेटली बनेगा। लेकिन पहला जहां पे लिक्विड बना उस पॉइंट का हमने क्या नाम दिया, क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, अब क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास एक टॉपिक आ गया, क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट। अब ये जो क्रिटिकल पॉइंट है, इस क्रिटिकल पॉइंट में कंडीशन ऐसा है कि हमने तीन चीजें फाइंड आउट करनी, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल वॉल्यूम, है ना। उस क्रिटिकल पॉइंट पे जो प्रेशर अपीयर होगा उसको क्रिटिकल प्रेशर बोलेंगे, जो टेम्परेचर उस टाइम पे रहेगा उसको क्रिटिकल टेम्परेचर कहेंगे, और उस टाइम पे जो वॉल्यूम ऑब्जर्व होगा उसको हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल वॉल्यूम। ये तीन चीजें हमारे पास हैं। ठीक है, पर लिक्विफिकेशन ऑफ गैस क्या होता है वो तो क्लियर समझ लो कि जब रियल गैस के पार्टिकल्स को हम एक साथ एकदम क्लोज लाने की कोशिश करें, क्लोज आएगा, उस टाइम पे वो लिक्विड बनेगा, है ना। तो वही चीज क्या कहलाएगा, उसका लिक्विफिकेशन। एंड लिक्विफाई करने के लिए एक प्रेशर हमको अप्लाई करना पड़ता है ना, मिनिमम। उस मिनिमम प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, लिक्विफिकेशन प्रेशर। ठीक है, तो ये कंडीशन आप समझ गए बेटा। अब बात पूरा बताया थे कि अब जैसे प्रेशर मान लो 2 atm पे लिक्विड बन रहा है, तो 2 के अलावा 3 लगा दो, 4 लगा दो, 10 लगा दो, तब भी लिक्विड बनेगा। लेकिन मिनिमम 2 atm लगाना ही पड़ रहा है, तो उसका लिक्विफिकेशन प्रेशर क्या होगा, 2 atm। तो फर्स्ट ड्रॉप वाला लिक्विड बन रहा है, उसी पॉइंट का नाम क्या दिया गया, क्रिटिकल पॉइंट। समझ गए। अब जैसे इसका ग्राफ मैं आपको दिखाता हूं, ग्राफ जरा ध्यान से आप देखिए। ऐसा, अब कंडीशन ये है कि भाई इधर हमारा प्रेशर है और इधर वॉल्यूम है, P वर्सेस V का ग्राफ। ठीक है,
अब P वर्सेस V के ग्राफ पे कंडीशन ऐसा है कि ये ग्राफ है हमारा ऐसा, तो जब भी कर्वेचर नेचर ग्राफ आपको दिखे P वर्सेस V का, तो आप तो बेटा समझ जाओगे कि ये कौन सा ग्राफ है, गैस का ग्राफ, क्योंकि गैस का ग्राफ ही कैसा होता है, कर्वेचर नेचर का। लेकिन नीचे मैं आपको बता दूं, ये ग्राफ इस तरीके से ऐसा है, फिर ऐसा है, फिर ऐसा है। मतलब ये कि जब आपने P वर्सेस V का ग्राफ देखा, तो P वर्सेस V के ग्राफ पे कंडीशन ऐसा हो गया कि बेटा यहां से मान लो इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, और यहां से इधर जा रहे हैं। देखो, तो कंडीशन ये है, ये ग्राफ है टेम्परेचर T1 पे, ध्यान से सुनते जाना मेरी बात, ध्यान से मेरी बात को सुनते जाना। टेम्परेचर क्या दिया गया है, T1। अब तो ग्राफ में जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं बच्चों, प्रेशर का वैल्यू क्या होता जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। मान लिया हमने इस पॉइंट का नाम दिया A, इस पॉइंट का नाम दिया B, इस पॉइंट का नाम दिया C, और इस पॉइंट का नाम दिया D। ठीक है, तो ये A टू B में जब आप जा रहे हो, तो यहां पे कौन एग्जिस्ट कर रहा है, गैस। ठीक है भाई, अरे बाप रे, बच्चे हो तुम लोग यार, बहुत भोले हो तुम लोग, बहुत मासूम है। यहाँ देखो, देखो यार, टेम्परेचर तो भाई थोड़ा चुप के बैठे, देखो जब जब देख रहा हूँ ना, मुझे बहुत हंसी आ रही है, जब इंदर थोड़ा चुप जा, जब ऐसा उड़ के बैठ गया, कसम से इतना स्पीड तो मिल का सिंह नहीं मारता मेरे ऐसा उड़ के जाके बैठ। तो सुनो, ये ग्राफ A है और ये ग्राफ B है, A से B के बीच में ये गैस, जब भी ऐसा कर्वेचर नेचर ग्राफ आपको दिखे ना, तो समझ जाना कि ये क्या है आपका, गैस। तो यहां पे खाली गैस एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, ध्यान से देखो समझो। लेकिन ये वाला जो रीजन है, देखिए ध्यान से देखिए, प्रेशर हम बदल रहे हैं, है ना, थोड़ा बहुत प्रेशर लगभग मतलब समझ लो कांस्टेंट है, कि ये वाला स्ट्रेट लाइन को ऐसा फॉलो कर रहा है, तो प्रेशर यहां से क्या रहेगा बेटा, कांस्टेंट। देखो हर पॉइंट पे प्रेशर क्या आपका पी 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 पी, है ना। लेकिन हम इधर जब जा रहे हैं, तो वॉल्यूम क्या हो रहा है बेटा, डिक्रीज, है ना। लेकिन बाद में जाके प्रेशर हम कितना भी बढ़ा रहे हैं, लेकिन वॉल्यूम में ज्यादा चेंज नहीं आ रहा है। जैसे ये कि पहले कंटेनर में गैस था, टेम्परेचर हमने T ले लिया, T1। अब जब हम प्रेशर बढ़ाना चालू किए, तो प्रेशर बढ़ता गया, तो वॉल्यूम कम होता गया, ठीक है। एक टाइम ऐसा आ गया जब लिक्विड से क्या बनने लगा, गैस, और तब उस टाइम पे दोनों एग्जिस्ट करने लगा। और जब बेटा पूरा लिक्विड बन जाएगा, फिर कितना भी प्रेशर चेंज करो, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड क्या रहता है, चेंज नहीं होता। एक बार जितना नहीं उतना ही वो रहेगा, फिर वो चेंज होगा क्या, नहीं।
इसीलिए ये वाला जो रीजन है ना, यहाँ पे कौन है बेटा, खाली लिक्विड है। और जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो पता है ना कि पैरेलली ग्राफ किधर शिफ्ट होगा, अपवर्ड डायरेक्शन। मतलब अगर आप टेम्परेचर आगे लेके गए ग्राफ कुछ ऐसे यहां से जाएगा और फिर ये ऐसा, फिर ये ऐसा, और अगर आगे लेके गए फिर ऐसा, ऐसा, ऐसा। मतलब यहां सिर्फ एक ही पॉइंट मिला है ना, जहां पे कौन है, लिक्विड, और प्लस क्या आपका, गैस। ठीक है, इसके ऊपर, अरे यार ये ऊपर चला गया, वापस से एक बार और ड्रॉ करूं क्या, क्योंकि मेरे को और स्पेस चाहिए, ऊपर लग नहीं पा रहा है। सुनो ध्यान से देखना, ध्यान से फिर से देखो। ये ग्राफ है P वर्सेस V का, ठीक है बेटा, P वर्सेस V का ग्राफ है। जुगाड़ है ये ड्रॉ करने का। यहां देखिए, अब कायदे से पैरेलल ड्रॉ करना है ना। ये देखो, सुनो मेरी बात, इधर जो एंड है ना बेटा, इसका हमने पॉइंट नाम दिया क्या, ए, ठीक है, और ये पॉइंट का नाम हमने दिया क्या, बी, इस पॉइंट का हमने नाम दिया सी, और इस पॉइंट का नाम हमने क्या दिया ऊपर वाले का, डी। ध्यान से मेरी बात सुनो, कि ये जब हम ए टू बी में मूव कर रहे हैं ना बेटा, ए टू बी में जब मूव कर रहे हैं, ये ग्राफ कर्वेचर नहीं चरका है, इस तरीके से कर्व है, कर्व, ये देखो पूरा कर्व है। मतलब इस रीजन में ए टू बी में कौन एग्जिस्ट कर रहा है बच्चों, गैस, समझ गए, कौन एग्जिस्ट कर रहा है, गैस। एंड बी टू सी में जब हम जा रहे तो बी टू सी में यह एग्जिस्ट कर रहा है कौन, लिक्विड प्लस क्या, गैस। ये बी टू सी में यहां लिक्विड प्लस गैस है, यहां भी लिक्विड प्लस गैस, यहां भी लिक्विड प्लस गैस, लिक्विड प्लस गैस, लिक्विड प्लस गैस। सुनो, जितना नीचे हम है ना उसमें ज्यादा हमको टाइम तक मिल रहा है कौन, लिक्विड और क्या, गैस, है कि नहीं। तो यहां हमको लिक्विड प्लस गैस, यहां भी लिक्विड गैस, यहां भी लिक्विड गैस, यहां भी लिक्विड गैस, यहां भी लिक्विड गैस। अब बेटा अगर लिक्विड है बन रहा है मतलब ये कौन सा गैस हुआ, रियल गैस, आइडियल गैस ये नहीं। अब सुन लो, ये जो ऊपर का रीजन है ना, इसमें सिर्फ क्या आपका लिक्विड, लेकिन इसके बाद यहां नाम दिया हमने टेम्परेचर T1, या नाम दिया हमने टेम्परेचर T2, या नाम दिया टेम्परेचर T3, या नाम दिया T4, या नाम दिया T5, ठीक है। और इसके ऊपर वाला ग्राफ जो आया वो ऐसे चला गया बिल्कुल, ये टेम्परेचर T6। सुन लो मेरी बात, ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है जहां हमने टेम्परेचर T6 लिया है ना, उसमें किसी भी प्रेशर पे, किसी भी वॉल्यूम पे लिक्विड एग्जिस्ट कर रहा
नहीं है ना, मतलब इसमें लिक्विड बना ही नहीं, खाली गैस। लेकिन ये वाला जो पॉइंट आप देख रहे हो, ये जो पॉइंट देख रहे हो, ये ऐसा पॉइंट है जहां पे क्या मिल रहा है बेटा, लिक्विड। यहाँ पे लिक्विड है, यहाँ पे लिक्विड है, यहाँ लिक्विड है, इन सभी में लिक्विड है। तो अगर आपको पूछे कि बताइए इसमें से कौन सा टेम्परेचर ज्यादा है कौन सा कम, तो बेटा एक बात आप जानो, लिक्विड बनने के लिए गैस को आना पड़ेगा क्या, पास 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 आएगा तभी लिक्विड बनेगा ना। तो गैस के मॉलिक्यूल जब क्लोज आएंगे तभी लिक्विड बनेगा, मतलब लिक्विड बनने के लिए क्लोज आना जरूरी है। अब क्लोज आने के लिए हमको प्रेशर क्या करना पड़ता है, इंक्रीज, और टेम्परेचर क्या करना पड़ता है, डिक्रीज। जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर चले जाएंगे। अब अगर गैस का मॉलिक्यूल दूर दूर चला गया मतलब वहां का टेम्परेचर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, तो लिक्विफाई होने का चांस क्या हो जाता है बेटा, कम। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर लिक्विफाई होने का चांस उतना ही कम, है ना। तो ये चीज हो गई। अब मुझे बताइए इस ग्राफ में सबसे लिक्विफाई होने का चांस किसका कम है, एकदम ऊपर वाले का या एकदम नीचे वाले का? अरे आवाज नहीं आ रहा है, इसका 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 ऊपर वाले का। तो जिसके लिक्विफाई होने का चांस कम वहां का टेम्परेचर क्या होगा, सबसे क्या होगा, ज्यादा। अब खुद सोचो बेटा, टेम्परेचर बढ़ाने में दूर दूर जाएगा ना पार्टिकल, और लिक्विड बनने के लिए तो पास आना चाहिए। तो कंडीशन ये है कि अगर यहाँ टेम्परेचर के बारे में पूछा तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर कौन सा हो जाएगा, T6, और सबसे कम कौन सा हो जाएगा, T1। T6 सबसे ज्यादा, फिर कौन सा, T5, फिर कौन सा, T4, फिर कौन सा, T3, T2 और क्या, T1। तो ये हो गया हमारा कंडीशन किस चीज का, टेम्परेचर। ठीक है, इसको ध्यान रखिए, दिस इज द कंडीशन फॉर टेम्परेचर। क्लियर, आएगा कि लिखेगा, लिख लिया, अरे वाह महाराज, ठीक है। तो T6 का टेम्परेचर सबसे ज्यादा, फिर T5, T4, T3, T2 और T1, इस चीज का ध्यान रखना। अब बेटा ये वाला जो पॉइंट है ना बच्चा पार्टी, इसी को बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट, दिस इज क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट। अब चलिए जरा लिखते हैं इसके बारे में सारा चीज, सारा कंडीशन जरा नोट डाउन करते हैं, है ना। फटाफट जरा ध्यान से देखो और नोट डाउन करो क्या कंडीशन, जरा समझो बच्चों, मन से जरा समझना है ना। लिख लिए ये सारा कुछ, अब पॉइंट बना के जरा लिखिएगा इस ग्राफ के बारे में, पॉइंट बना लिखिएगा, बिटवीन पॉइंट ए टू बी गैस पार्टिकल प्रेजेंट, between point A to B gas particle is present, ठीक है ना, gas particle is present। सेकेंड पॉइंट में लिखिएगा, if pressure increases and volume decreases, pressure increases and volume decreases, then B2C liquid plus gas exists। लिक्विड प्लस गैस। एंड नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, बिटवीन C टू D। देखो देखो बेटा, सुनो मेरी बात सुनो यार, कि हम ऊपर जा रहे तो ऊपर जाने पे कौन बढ़ रहा है बेटा, ऊपर जाने पे कौन बढ़ रहा है, प्रेशर। तो सुनिए मेरी बात, जब हम यहाँ थे यहाँ का वॉल्यूम ये, और जब यहाँ है तो वॉल्यूम ये, तो वॉल्यूम सिर्फ इतना ही कम हुआ, लेकिन प्रेशर देखो यहां से बढ़ के यहाँ पहुंच गया। तो बाद में प्रेशर बहुत बढ़ रहा है लेकिन वॉल्यूम में चेंज नहीं हो रहा। आप खुद सोचो, कंटेनर में वॉल्यूम भर दी 1 लीटर बॉटल में, और उसको कितना दबाओगे, प्लास्टिक वाला बॉटल, तो दबता है क्या, नहीं, क्योंकि वॉल्यूम लिक्विड हम चेंज कर सकते हैं क्या, नहीं, वॉल्यूम उसका कांस्टेंट होता है ना, सेम कांस्टेंट है, लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट होता है।
लेकिन गैस का सेम वॉल्यूम दोनों में से कुछ भी कांस्टेंट नहीं होगा। तो कंडीशन लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट में कि C2D only liquid is exist, that is pressure increases, only liquid exists, that is pressure increases but volume remains constant, but volume remain constant, volume remain constant। लिख लिए। एंड इसके बाद लिखिएगा T6 सॉरी T5 सॉरी T5 T6 नहीं T5। बेटा सुनो मेरी बात सुनो। हमने क्या कहा, ग्राफ में ऊपर जाएगा तो टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो T1 से बड़ा है T2, T2 से बड़ा T3, T3 से बड़ा T4, T5, T6। मतलब ये ऐसा टेम्परेचर है जिसके बाद अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो गैस लिक्विड बनेगा ही। कि हमने कहा था कि टेम्परेचर बढ़ाने पे गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर जाते हैं, बहुत टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो आइडियल गैस बन जाएगा। तो मतलब ये T5 लास्ट टेम्परेचर ऐसा है जहां पे गैस से लिक्विड बन रहा है। ठीक है, मतलब इस T5 के नीचे कोई टेम्परेचर रखते हो तो गैस लिक्विड बनेगा, लेकिन अगर T5 से ज्यादा टेम्परेचर रखते हो तो गैस से लिक्विड नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिए। सानिया आप पहले सीक्वेंस में वीडियो देखो, है ना। इसके पहले एक लेक्चर हुआ है जो कि आज आपके बैच में पढ़ाए, वो वीडियो देखो फिर ये समझेगा। अब यहाँ देखो T1 से T2, T3, T4, T5, T6। तो T5 एकदम मैक्सिमम टेम्परेचर है जिसपे आखिरी बार लिक्विड बन रहा है, लेकिन उसके ऊपर लिक्विड बेटा बन ही नहीं रहा है। उसके नीचे क्या बन रहा है, लिक्विड। कहानी समझ में आ रहा है तुम लोग को? अरे बेटा बोलो हाँ या ना। जैसे पता है ना कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस के मॉलिक्यूल कहां जाएंगे, दूर दूर, है ना। तो हम T1 से T2 पे गए तो भी लिक्विड बना, T2 से T3 पे गए तब भी लिक्विड बना, T4 में बना, T5 पे बना। लेकिन T5 लास्ट टेम्परेचर, उसके बाद अगर इससे ज्यादा बढ़ाओगे ना तो इतने दूर दूर चले जाएंगे कि फिर वो लिक्विड बनेंगे। समझ रहे नहीं, फिर वो लिक्विड नहीं बनेगा। तो अब कंडीशन ये आ गया कि T5 इज मैक्सिमम टेम्परेचर जिसमें आखिरी बार लिक्विड बन रहा है, उसके ऊपर जाके आपको लिक्विड मिलने वाला नहीं है। ठीक है, तो कंडीशन यहां लिखिएगा कि T5 इज मैक्सिमम टेम्परेचर, T5 इज मैक्सिमम टेम्परेचर, maximum temperature for liquefaction, T5 is maximum temperature for liquefaction, ठीक है। एंड आगे बढ़ता हूं बच्चों, और एक पॉइंट लिखिएगा। देखिए ये चीजों को जो ऑब्जर्व करने वाले साइंटिस्ट है ना, उनका नाम है थॉमस एंड्रूज, है ना। तो उन्होंने ये चीजें ऑब्जर्व करी है, तो लिखिएगा थॉमस एंड्रूज see the effect of changing pressure on gas, changing pressure on gas at particular temperature, and he found that on increasing pressure gas show the tendency of liquefaction. Gas show the tendency of liquefaction. Thomas Andrews see the effect of changing pressure on gases at particular temperature, and he found that on increasing pressure gas show the
tendency of liquefaction. Gas soda, tendency of liquefaction. ठीक है, ये चीज हो गई। अच्छा एक चीज आप देखो, जब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे ना बेटा, टेम्परेचर बढ़ा रहे तो देखिए T1 पे इस प्रेशर पे लिक्विड बन रहा था, लेकिन जैसे T2 बढ़ाया ना तो इस प्रेशर पे लिक्विड बन रहा है, फिर T3 पे गए ना लिक्विड बनाने के लिए प्रेशर बढ़ाना पड़ रहा है कि नहीं? तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो पार्टिकल दूर दूर जा रहे हैं, तो पास लाने के लिए आपको फिर ज्यादा से ज्यादा क्या लगाना पड़ेगा? प्रेशर, है ना? प्रेशर आप बढ़ाओ तब वो क्लोज आएंगे, लिक्विड बन जाएंगे, ठीक है ना? तो ये चीज हो गया। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, on increasing temperature, on increasing temperature, he found that on increasing temperature, he found that tendency of gas for liquefaction decreases. Tendency of gas for liquefaction decreases, and on continuously increasing temperature, and on continuously increasing temperature, continuously increasing temperature, a point come where there is no difference between liquid and gas. इस पॉइंट का बात कर रहा है, ऊपर देखिए इस पॉइंट का बात कर रहा है ना, there is no difference between liquid and gas, and this point is known as critical point, and this point is known as critical point. रिपीट करना है क्या बालकों एंड बालिकाओं? एक बार कर दे बेटा, मन है मेरा, कर देता हूं। On increasing temperature, he found that tendency of gas for liquefaction decreases, and on continuously increasing temperature, a point come where there is no difference between liquid and gas, and this point is known as critical point, है ना? Critical point. And pressure, volume and temperature, and pressure, volume and temperature corresponding to this point, and pressure, volume and temperature corresponding to this point are known as, and pressure, volume and temperature corresponding to this point are critical pressure, critical volume and critical temperature. Critical pressure, critical volume and critical temperature. Critical temperature, critical temperature, ठीक है? ठीक है, लिख लिए? चलिए पैराग्राफ चेंज कर लिखिएगा। अब बता देता हूं बेटा, जो क्रिटिकल पॉइंट है ना, उस पॉइंट पे लिक्विड और सॉलिड दोनों कोएक्सिस्ट एकदम लास्ट पॉइंट पे कर रहा है, और उस टाइप पे दोनों का डेंसिटी भी सेम होता है ना? डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो यहाँ पे पॉइंट बना लिखिएगा कि एट क्रिटिकल पॉइंट, critical point density of gas become, at critical point density of gas become equal to density of liquid. At critical point density of gas become equal to density of liquid. That is
their properties become same. That is, their properties become same. That is, their properties become same. ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। अब एक बात और बेटा, कि जब आप इसका स्लोप चेक करोगे ना, इधर क्रिटिकल पॉइंट के पहले, क्रिटिकल पॉइंट के पहले, तो मैं बताता हूं क्रिटिकल पॉइंट में ऐसा होता है, ऐसे जाता है ऐसा, ऐसे मुड़ के ऐसा हो जाता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा पैरेलल होता है, तो यहाँ का जो स्लोप है ना वो 0 हो जाता है, पर इसके नीचे का जब स्लोप आप देखोगे तो निगेटिव आएगा। ठीक है, समझ रहे हो? तो कंडीशन ये कि क्रिटिकल पॉइंट के पहले का जो स्लोप है वो निगेटिव होता है, लेकिन एग्जैक्टली क्रिटिकल पॉइंट का जो स्लोप है वो 0 होता है ना? तो यहाँ पे पॉइंट बना के लिखिएगा कि बिफोर क्रिटिकल पॉइंट, बिफोर क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट स्लोप ऑफ कर्व, स्लोप ऑफ कर्व, that is dp by dv, that is dp by dv less than equal to 0, है ना? स्लोप ऑफ कर्व that is dp by dv less than equal to 0। बेटा स्लोप क्या होता है? y by x होता है। यहाँ का y कौन है? p, और x कौन है? v। इसीलिए dp by dv स्लोप हो गया, तो dp by dv क्या हो गया? लेस देन इक्वल टू क्या? 0, है ना? ये चीज। एंड दूसरा पॉइंट इसमें लिखिएगा, एट क्रिटिकल पॉइंट, एट क्रिटिकल पॉइंट dp by dv इज इक्वल टू 0। एट क्रिटिकल पॉइंट बच्चा पार्टी dp by dv का जो वैल्यू है वो 0 के बराबर है, ध्यान रखना। एट क्रिटिकल पॉइंट वैल्यू ऑफ dp by dv इज इक्वल टू क्या? 0। क्लियर है सभी को? ये चीज ध्यान रखना। अब ये सब पूछ सकता है आपको, ऐसा कोई नहीं मैथमेटिकल क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है, लेकिन पूछा क्रिटिकल पॉइंट पे स्लोप क्या है, तो आपको बताने आना चाहिए ना। क्या होता है? 0। बिफोर क्रिटिकल पॉइंट पे स्लोप क्या है? क्या बोलेंगे? निगेटिव, है ना? ये चीज का ध्यान रखिएगा। अब चलिएगा बेटा आगे बढ़ते हैं। सुनो, हम बात करते हैं क्रिटिकल प्रेशर का, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल वॉल्यूम का। तो सबसे पहले अगर हम लिखे क्रिटिकल टेम्परेचर, हमने देखा था कि टेम्परेचर बढ़ाते 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 गए थे, तो आखिरी ऐसा टेम्परेचर जिसपे लिक्विड बन रहा था, उसके बाद लिक्विड नहीं बनेगा, तो मैक्सिमम टेम्परेचर किसी गैस का जिसपे वो लिक्विफाई होगा, उसी टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे बेटा? क्रिटिकल, 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 क्रिटिकल। क्या डिफरेंस होगा आप नहीं बोलोगे जो ऑनलाइन देख रहे हो? कुछ नहीं, इसलिए बोलिए क्या बोलेंगे उसको? क्रिटिकल टेम्परेचर। अच्छा, आपको पता है कि जब हम प्रेशर बढ़ाते तो लिक्विफाई होता है, तो प्रेशर इतना बढ़ाओगे लिक्विफाई होने का चांस उतना ज्यादा, पर मिनिमम वो प्रेशर जिस पे लिक्विड बनेगा, उस मिनिमम प्रेशर को हम क्या बोलेंगे? क्रिटिकल प्रेशर। और करस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम निकलेगा उसको हम क्या बोलेंगे? क्रिटिकल वॉल्यूम। ठीक है, तो लिखिएगा क्रिटिकल टेम्परेचर में, हेडिंग में लिख लो क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर। अब जो क्रिटिकल टेम्परेचर है इसमें हम क्या लिखेंगे? इसको टीसी, क्रिटिकल टेम्परेचर इज टीसी। तो यहां पे हम लिख सकते हैं ऐसा पॉइंट बना के, लिखिएगा इट इज द मैक्सिमम टेम्परेचर, it is the maximum temperature above which gas cannot be liquefied,
above which gas cannot be liquefied. But below which gas can be liquefied. But below which gas can be liquefied. ठीक है बेटे, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, क्रिटिकल प्रेशर, इसको शॉर्ट में हम पीसी बुलाते हैं। क्रिटिकल प्रेशर, जिसको शॉर्ट में हम पीसी बुलाते हैं, इसमें लिखिएगा इट इज मिनिमम प्रेशर required to liquefaction of gas. It is minimum pressure required to liquefaction of gas. Critical pressure में लिखेंगे it is minimum pressure required to liquefaction of gas. लास्ट में लिखो बेटा critical volume. Critical volume. Critical volume. Critical volume में लिखिएगा VC, है ना? क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? VC VC 5 बार बोलो, 6 बार बोलो। एक बार बिना तो दिल को टच किया ना दिमाग को, इसलिए 5 बार और बोलो जोर से। बस देखो, मेरे बच्चा जो उस लैपटॉप के बाजू में बैठा है ऑनलाइन, वो क्या कर रहा है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मैं पढ़ा रहा हूँ पढ़ रहा है, लेकिन अगर तुम यहाँ बैठे हो तो मेरे हिसाब से पढ़ के जाना चाहिए, ताकि 100% एफिशिएंट बन के जाओगे। ठीक है, तो जरा लिखिएगा पॉइंट बना के, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस। अगर कोई पेरेंट्स सुन रहे मेरी वॉइस तो सुन लीजिए, हमने जो ऑनलाइन चालू किया है ना, इसलिए कि किसी बच्चे का अगर तबीयत खराब हो गया तो वो बच्चा घर से ही देख ले, लेकिन अगर वो उसकी तबीयत खराब नहीं है तो उसको ऑफलाइन ही भेजिए। ये बच्चे बोलेंगे नहीं हमको नहीं जाना है, लेकिन उसको भेजिए, है ना, क्योंकि ऑफलाइन में आएगा तो ऑब्वियसली उसको थोड़ा सा और ज्यादा समझ में आएगा। आप सबसे हमारा रिक्वेस्ट है कि बच्चे को भेजिए अगर पॉसिबल है, अगर बीमार नहीं तो भेजिए उसको, बस। तो क्रिटिकल वॉल्यूम, क्रिटिकल वॉल्यूम में लिखिएगा, क्रिटिकल वॉल्यूम में लिखिएगा वॉल्यूम ऑक्यूपाइड ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट क्रिटिकल प्रेशर एंड टेम्परेचर इज नोन एज क्रिटिकल वॉल्यूम। क्रिटिकल वॉल्यूम, ठीक है, लिख लिया, लिख लिया। चलिए देखिए, अब सुनो बेटा, ये लिखिएगा फॉर्मूला 3 बता रहा हूं, 3 बता रहा हूं, वैसे ही जैसे टीबी बताए थे, टीबी एक बार, चलो एक बार और लिख देते, टीबी। सुनो बेटा बात, क्रिटिकल पॉइंट डिपेंड करता है गैस के बिहेवियर के ऊपर, और गैस जो भी रियल गैस है उनमें सिर्फ एक ही बात का डिफरेंस है, एक तो साइज का और दूसरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का, जिसमें साइज को रिप्रेजेंट करता है बी और फोर्स को रिप्रेजेंट करता है स्मॉल ए। तो कुल मिला के क्रिटिकल पॉइंट अगर डिपेंड कर रहा है तो ए पे और बी पे डिपेंड कर रहा है, तो वैसे ही क्रिटिकल पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो भी चीजें हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसकी वैल्यू भी सिर्फ डिपेंड करेगी ए बी, और किस चीज पे डिपेंड नहीं करेगी, सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा बेटा, आइदर ए पे या फिर बी पे, किसी और पे डिपेंड नहीं करने वाला,
सीधा सीधा बात समझ लो। तो यहां कहानी हो जाएगा, याद तो होगा ना क्या था फॉर्मूला टीबी का, ए बाय आर बी, ए और बी का वैल्यू दिया रहेगा, निकल जाएगा। वैसे ही बेटा यहां लिखेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर टीसी, वैसे लिखेंगे पीसी और वैसे लिखेंगे बीसी। आप तुक्का मार के बताइए कौन सा सबसे इजी इसमें होगा, याद करना कौन सा। सब इजी है बेवकूफ, तीनों का जब फॉर्मूला इजी है, मुश्किल क्या है बेवकूफ कहेगा, तीनों में तो फॉर्मूला ही आ रहे हैं और भी। तो बात यह है कि ये सब के सब इजी है, इसको हम ऐसे डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। फॉर्मूला याद है तो इजी, नहीं याद है तो बात खत्म। इसको इजी मुश्किल थोड़ी ना कह सकते। तो बात यह है कि सुनो, लिखना चालू करें। पहले कौन सा लिखे जोगिंदर, बताओ तू जो बोलेगा। क्या वीसी, तो वीसी बता रहे, तो वीसी होता है 3b के बराबर। ले मजा आ गया देख के, 3b के बराबर। सुन लो, जो b होता है ना उसमें 3 मल्टीप्लाई कर दो, ऑटोमेटिक वॉल्यूम क्रिटिकल आ जाएगा, इसको वीसी कहते हैं। इसके लिए कुछ नहीं करने का, कोई भी रियल गैस दिया हुआ है, अब बोल रहा है बताओ उसका क्रिटिकल वॉल्यूम क्या होगा। आराम से बी निकालो, 3 से मल्टीप्लाई करो और एकदम आराम से लिख दो, आ जाएगा आंसर, बात खत्म। आगे बोल रहा बताओ क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होगा। इसमें सीधा बताता हूं, होता है 8a बाय 27 RB। यहां जैसे था ना, ये क्या था, a बाय RB, यहां पे क्या बेटा 8a बाय 27 RB, मतलब a बाय RB में क्या मल्टीप्लाइड है 28 बाय 27, ठीक है। और ये जो PC है ये होता है बेटा a बाय 27 बी स्क्वायर। एक क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल वॉल्यूम और क्रिटिकल प्रेशर हमने बता दिया, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये हो गया हमारे पास आंसर। अब एक क्वेश्चन आपको पूछता हूं, क्वेश्चन ये है कि विच इज हायर, विच इज हायर, विच इज हायर, टीबी और टीसी। सोचकर जवाब देना है आप लोग को बच्चों, कौन हायर होगा, टीबी हायर होगा या टीसी हायर होगा, ये आपको आंसर देना है। सोच के बोले ना देने रहे बाबू। विच इज हायर, टीबी और कौन, कौन टी, क्यों बेटा, लिख देंगे यहाँ पे टीबी इक्वल टू क्या आपका ए बाय आर बी, और यहाँ कितना 8a बाय क्या 27 RB। सुनो यहाँ a बाय RB में 1 मल्टीप्लाइड है और यहाँ a बाय RB में ना 8 बाय 27, मतलब वैल्यू लेस देन क्या 1, तो यहाँ वैल्यू लेस देन 1 मल्टीप्लाइड है बच्चा। अगर वैल्यू लेस देन 1 यहाँ मल्टीप्लाइड है, मतलब ऑब्वियसली जो बड़ा वैल्यू है ना, बड़ा वैल्यू, उससे हमारे को आंसर नहीं मिल रहा है, ठीक है। यहाँ आंसर जो हमारे को मिल रहा है कि भैया कौन हायर है, तो देखो ये यहाँ 1 है, ऑब्वियसली यहाँ अगर 1 से वैल्यू कम मल्टीप्लाई करोगे, ये वैल्यू क्या हुआ टीसी क्या हुआ छोटा, तो बड़ा कौन हो बेटा टीबी बाय क्या आपका टीसी में से, अगर पूछे तो टीबी बड़ा। एक काम अभी मेरे सामने करो, पेज पलट के लास्ट पेज पे चले जाओ और ये तीनों फॉर्मूला फिर से लिखो जरा, टीसी बीसी पीसी, जो इजी उसको पहले तो कॉन्फिडेंस आएगा, और टीबी बिना देखे कुछ बिना कुछ किए फटाफट जरा एक काम करिए।
लिख लिए? चलिए पूछता हूं, बताना चालू करना। बताओ टीबी का वैल्यू क्या होगा? टीबी का वैल्यू कितना? ए बाय आरबी। और टीसी का वैल्यू कितना? आवाज में दम नहीं लग रहा, छोड़ो, फिर से बोल। टीबी का वैल्यू कितना? ए बाय आरबी। और टीसी का वैल्यू कितना? 8 ए बाय 27 आरबी, है ना? और ये बीसी का वैल्यू कितना? 3b। और ये पीसी का वैल्यू कितना? ए क्या? ए बाय 27 बी स्क्वायर। क्लियर है सभी को? कोई तकलीफ नहीं? अब इसके बाद जरा लिखिएगा, एक पॉइंट है, एक क्वेश्चन है, जरा लिखना। क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन है, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ एनी गैस। सर ये करा चुका हूं, छोड़ो, रहने दो। इसमें सीधा सीधा सुनो, ए का बी का वैल्यू दिया रहेगा, अब बोलेगा इस तरीके से वैल्यू निकालने। इसमें तो क्वेश्चन एकदम फॉर्मूला बेस्ड ही बनेगा तो, और कुछ है नहीं। सीधा सीधा आप ये चीज देख लेना कि भाई जो प्रॉब्लम दिया है रियल गैस का, उसमें ए का वैल्यू क्या है और बी का वैल्यू क्या है। जो वैल्यू ए और बी का रहेगा उसी से डायरेक्ट आपको सारा कुछ निकल जाएगा, टीसीओ, बीसीओ, पीसीओ, जो भी हो। अब चलिए आगे एक चीज और है हमारे पास, टी आर, वी आर, पी आर। अब मत सुनना सर का नाम है आर से तो आर लगा दिए, ऐसा नहीं है बेटा। इसका नाम है रिड्यूस टेम्परेचर, इसका नाम है रिड्यूस वॉल्यूम, इसका नाम है रिड्यूस प्रेशर। अब ये होता क्या है? तो रिड्यूस टेम्परेचर, रिड्यूस वॉल्यूम, रिड्यूस प्रेशर निकालने का एक ही मेथड है हमारे पास कि अगर आपको रिड्यूस टेम्परेचर, रिड्यूस प्रेशर और रिड्यूस वॉल्यूम निकालना है, तो आप सीधा सीधा एक ही काम करो कि जो गिवन टेम्परेचर हो, जो भी गिवन टेम्परेचर हो, उस गिवन टेम्परेचर में आप क्रिटिकल टेम्परेचर डिवाइड कर दीजिए। अगर गिवन टेम्परेचर में आप क्रिटिकल टेम्परेचर डिवाइड कर देंगे तो वहां से आपको बेटा क्या मिल जाएगा? रिड्यूस टेम्परेचर। मतलब TR इज इक्वल टू T बाई TC। अब उसके बाद बोलेगा कि बताइए रिड्यूस वॉल्यूम क्या होगा? रिड्यूस वॉल्यूम, है ना? तो रिड्यूस वॉल्यूम में जब हम जाते हैं, इसमें सीधा हमारा कहानी ये आ जाता है कि जो वॉल्यूम है उस वॉल्यूम में आपको डिवाइड करना है। किस चीज को डिवाइड करना है? क्रिटिकल वॉल्यूम से। अगर आप क्रिटिकल वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो सीधा कहानी ये हो जाएगा कि क्या बन जाएगा? वो वॉल्यूम रिड्यूस। बोलेगा प्रेशर रिड्यूस, तो क्या करेंगे? गिवन प्रेशर कोई भी पी, गिवन प्रेशर पी डिवाइड बाय कौन सा? क्रिटिकल प्रेशर, है कि नहीं? तो ये हो जाएगा भाई। तो जरा लिखिएगा कंडीशन, रिड्यूस इक्वेशन ऑफ स्टेट, reduced equation of a state, reduced equation of a state, reduced equation of a state। अब ये reduced equation of state में लिखेंगे फर्स्ट reduced temperature, reduced temperature, reduced temperature, इसमें लिखना ratio of temperature in any of a state with respect to critical temperature। बच्चा पार्टी, है ना? समझ रहे हो क्या? तो यहां लिख देंगे चुपचाप TR इज इक्वल टू T बाय TC, TR इज इक्वल टू T बाय TC, VR इज इक्वल टू V बाय VC, VR इज इक्वल टू V बाय VC। इसमें शॉर्टकट में लिख लो, है ना? बाकी ऐसे डिफाइन कर लेंगे, मतलब क्या करेंगे?
कि रेशियो ऑफ वॉल्यूम इन एनी स्टेट विथ रिस्पेक्ट टू क्रिटिकल वॉल्यूम, ये बन गया वी आर। वैसे पी आर क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ प्रेशर इन एनी स्टेट विथ रिस्पेक्ट टू क्रिटिकल प्रेशर, तो क्या बन जाएगा पी आर। पी अपॉन क्या लिख देंगे, पीसी। तो ये काम अगर हम कर लेंगे तो ये हमारे पास आंसर जो है तो आ जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं। अब हमने बेटा जितना पढ़ाना था सब पढ़ा के स्टेट ऑफ मैटर कर दिए, पूरा खत्म। स्टेट ऑफ मैटर खत्म। बाकी हम लोग अब नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे। बाकी ध्यान रखना, यहाँ के बारे में बताता हूँ कि अभी हम 2-3 दिन जैसे जैसे प्रॉब्लम भेजते जाऊंगा, चुपचाप वैसे खाली प्रॉब्लम सॉल्व करते जाना, और कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। ये चैप्टर को इस लेवल पे लेके जाओ कि जब आप रिवीजन करो तो सिर्फ रिवीजन करना पड़े, ये नहीं कि आपको कुछ पता ही नहीं है, कुछ अता पता नहीं है, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, ऐसा अपने होना नहीं चाहिए। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन भी था, एक सौ हमने करा दिया। अच्छा, एक क्वेश्चन और हमारे पास है। इसमें क्वेश्चन है कि फॉर ए गैस PC is 1.5 ATM and TC is 320 Kelvin। बोल रहा है प्रिडिक्ट in which of the following condition liquefaction will take place, है ना। in which of the following condition liquefaction will take place। किसमें लिक्विफिकेशन होगा, सोच के जवाब देना, ऐसे नहीं दे देना, है ना बेटा। इसमें ऑप्शन नंबर ए हम दे रहे, प्रेशर 2 ATM, टेम्परेचर 300 केल्विन। प्रेशर 1 ATM, टेम्परेचर 350 केल्विन। टेम्परेचर 350 केल्विन। और आगे बेटा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, प्रेशर 2 ATM, टेम्परेचर, ऑनलाइन वाले भी आंसर सेंड करें बेटा, 350 केल्विन। ऑप्शन डी है प्रेशर 1.5 ATM एंड टेम्परेचर है 310 केल्विन। ई हो गया प्रेशर 1.5 ATM, $320 केल्विन। सोचिए और जवाब दीजिए।
यहाँ प्रेशर है 280 अब, ठीक है। ध्यान रखा करो, तुम्हारा दोस्त है ना यार, बता देना यार ऐसे कुछ नहीं। हाँ, तो यहाँ प्रेशर 280 अब, और जो टेम्परेचर है वो कितना 300। तो टेम्परेचर क्या हुआ आर्या कम, और प्रेशर क्या हुआ ज्यादा। तो मतलब समझ रहे नहीं? अरे समझा बाबू, ये तो खामखा पीट देगा। समझा कि नहीं एक बार बता, सबको समझा उधर? जी सब भाई समझा? अध्ययन को इधर, टेम्परेचर जो है वो 350 पे चला गया है ना, मतलब क्रिटिकल के ऊपर। अब कुछ भी प्रेशर लगा लो, हाथ से बाहर जा चुका है लड़का, हाथ से, है ना। अब वो कंट्रोल में आने वाला नहीं। पढ़ने की उम्र में आईफोन लेके घूम रहा है कि नहीं, तो हाथ से बाहर जाने का निशान नहीं। तो बेटा यहाँ टेम्परेचर क्रिटिकल के बाहर चला गया है ना, क्रिटिकल के बाहर चला गया। अब कंडीशन ये है कि ये लिक्विड बनेगा क्या जिंदगी में? बनेगा नहीं, कितना भी प्रेशर लगा लो। दूसरा यहां देखो, ये कहां गया 350, फिर से जंप करके चला गया बाहर, कहां क्रिटिकल के। ये भी लिक्विड बनेगा क्या? नहीं। लेकिन सुनो बच्चों, अगर 310 है तो 320 से क्या हुआ ये कम। ऐसी क्वेश्चन आता है जेईई एडवांस, दिमाग एकदम धुआं धुआं कर देगा, सोचोगे। अब यहाँ कंडीशन है 310, तो क्रिटिकल से क्या है कम। अच्छा, क्रिटिकल पे प्रेशर लग रहा था 1.5, उससे कम में तो ऑब्वियसली वो बना देगा ना, तो ये भी लिक्विड बनेगा। अब देखो ये 320, तो ऑलरेडी क्रिटिकल पॉइंट और ये क्रिटिकल प्रेशर, तो बन जाएगा ना मिनिमम प्रेशर जिस पे लिक्विड बनता है, मिनिमम टेम्परेचर जिस पे लिक्विड रहता है। इसलिए डी, सी और ए, ये हो गया इसका आंसर। और बच्चों फाइनली ये जो चैप्टर है वो यहीं पे ओवर होता है। हमने हमारी तरफ से 100% पढ़ा दिया। अब आप अपनी तरफ से 2 दिन 3 दिन फ्राइडे सैटरडे संडे पूरा फोकस आप इसी चैप्टर पे बनाए रखिए, ठीक है। और 3 दिन में इसको जितना आगे लेवल तक लेके जा सकते हो लेके जाओ। लेवल बढ़ाने के लिए बस एक ही काम है, सॉल्विंग सॉल्विंग एंड सॉल्विंग। डेरिवेशन से कोई लेना देना नहीं है। आपको काम दिया था फॉर्मूला का लिस्ट प्रिपेयर करने, उसमें ये 2-3 फॉर्मूला और ऐड कर देना, उसी से रिवाइज करो, क्वेश्चन लगाओ। कल का जो वर्क दिए थे मॉड्यूल का, उसमें से किस किस बच्चे ने कंप्लीट करके आया, जरा ऐसे करिए। तो वेरी गुड, जिन्होंने नहीं किया वो आज कंप्लीट करिए, और जो कर लिए हो वो आज क्वेश्चन सेंड करूंगा। लगभग 50 कह रहा हूं, 50-60 कह रहा हूं, लेकिन मुश्किल नहीं होगा। आज का फर्स्ट आपका अटेम्प्ट है ऐसा एकदम फॉर्मूला पूरा याद कराने वाला। आज के क्वेश्चन होंगे पीवाईक्यू नीट का और पीवाईक्यू जेईई मेंस का, उसको पूरा खत्म करके आओगे, है ना। कुछ तो अपने मॉड्यूल में थे तो उनको आपने सॉल्व कर लिया, लेकिन और जो एक्स्ट्रा है वो सेंड करो आज पूरा, उसको कल सॉल्व कर दे। और फिर सैटरडे संडे कोई काम नहीं दूंगा, खाली सॉल्विंग करना है आपका यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन, सारा बच्चा सॉल्व करेगा, ठीक है। वो 2-3 दिन उसको निपटाएगा। अब आगे आपके ऊपर डिपेंड करता है कौन सा चैप्टर आप पढ़ना चाहते हो। एस ब्लॉक बोलोगे तो एस ब्लॉक चालू करूंगा, और अगर केमिकल इक्विलिब्रियम तो केमिकल इक्विलिब्रियम चालू करूंगा। कौन सा केमिकल इक्विलिब्रियम वाले को कैंडिडेट है क्या है? बाकी केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या दिक्कत, कोई दिक्कत है? जब पढ़े ही नहीं हो तो क्या दिक्कत है? कंफ्यूजन है बस, यही ना? क्या कंफ्यूजन है? थोड़ा टेस्ट बदलना चाहते हो तो आपके डिमांड के हिसाब से हम चालू करते हैं एस ब्लॉक, कोई बात नहीं। तो एस ब्लॉक अगर चालू करें तो और काम बढ़ जाएगा बेटा, रिवीजन करना पड़ेगा फिर पीरियोडिक और केमिकल बोर्ड। तो अभी तो नहीं, पहले स्टेट ऑफ मैटर फिनिश करते हैं। मेरा तो हो गया, आपको फिनिश करना है सॉल्विंग कंप्लीट करके, उसके बाद आपको काम दूंगा इसका, है ना। अभी इसके 2 दिन कुछ काम आपको नहीं देंगे। अब अच्छा सुन लो, जैसे युद्ध में जाते हैं ना, युद्ध में जाते लड़ने मार काट करने, तो उसमें हथियार लगता है, तो वैसे ही इनऑर्गेनिक पढ़ने के लिए, इनऑर्गेनिक पढ़ने के लिए हथियार लगता है, लेकिन बहुत बड़ा बड़ा हथियार ले लोगे तो फिर इनऑर्गेनिक आप नहीं सीख पाओगे। जैसे कि ऐसा कोई बुक
जिसमें बहुत ज्यादा थ्योरी दिया हो तो आप पागल हो जाएंगे। इसलिए हम लोग, मतलब मैं तो पढ़ाऊंगा पूरा, लेकिन आपको उतना ही पढ़ना है जितना आपके जेईई मेंस के एग्जाम में आता है, ठीक है। और करना ये है, जेईई एडवांस का भी कंटेंट अपना क्लास में कवर होगा। आपको बेटा सिर्फ, आज तक मैंने एनसीईआरटी फिजिकल के लिए पढ़ने आपको नहीं बोला, लेकिन मैं आज कह रहा हूं कि हम एस ब्लॉक 100% कहां से पढ़ेंगे, एनसीईआरटी से। सॉल्विंग करेंगे मॉड्यूल के क्वेश्चन, सॉल्विंग करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन, लेकिन रीड कहां से आप करोगे बेटा, एनसीईआरटी। अब पूछो कारण क्या है सर? कारण ये है कि सारा ट्रेंड वगैरह हमने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है, लेकिन जो रिएक्शन हम पढ़ाएंगे यहाँ बहुत सारा रिएक्शन होगा। आपको ही पता है रिएक्शन एक बार में याद तो होता नहीं, और यहाँ के रिएक्शन का कोई मैकेनिज्म भी नहीं होता। ऐसा हमारे पास मैकेनिज्म नहीं कि हम आपको बता दें और आप सीख जाओ, हमारे पास मैकेनिज्म भी नहीं। हाँ ऐसा है कि N2 और H2 रिएक्ट किया तो NH3 बनाया, H2O रिएक्ट किया तो वाटर बनाया। तो पढ़ते पढ़ते याद हुआ ना बेटा, बैठ के रहते हो क्या? नहीं। कैल्शियम कार्बोनेट टूटेगा तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। तो ऐसे ही टाइप के यहाँ पे रिएक्शन भी आपको धीरे धीरे याद करने पड़ेंगे। उसके लिए हम लिमिटेड रिएक्शन का रीडिंग करेंगे जो कि एनसीईआरटी में है। तो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, हाइड्रोजन पढ़ना तो मॉड्यूल से, लेकिन हर बार पढ़ने के बाद एनसीईआरटी की रीडिंग हमें करना है। तो ये इंस्ट्रक्शन, इसको फॉलो जरूर करना। साथ ही साथ जो नोट्स होगा और फिर मॉड्यूल, उसको भी देखते रहे, लेकिन एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन हमारे को याद हो जाना चाहिए। एंड आते आते चैप्टर समझ गए क्या? कोई दिक्कत है? तो अगले दिन कल से मॉड्यूल नंबर 2 के साथ साथ एनसीईआरटी का बुक वॉल्यूम नंबर किसमें भाई, 2 में होगा, एस ब्लॉक वॉल्यूम नंबर 2 11th का लेके आना, ठीक है। और याद रखो बेटा, जो बोले याद रखो, दोबारा मैं ये चीज रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है? समझ गए क्या? यस। चलिए अब चालू करते हैं। हेडिंग में लिखेंगे एस ब्लॉक, एस ब्लॉक। एक आध क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन हो सकता कि नहीं भी आता, समझ रहे हो? क्योंकि इसके हिस्से का क्वेश्चन कभी केमिकल बॉन्डिंग में चला जाता है, कभी पीरियोडिक में चला जाता है। बाकी क्वेश्चन आया भी जेईई मेंस में तो एक से ज्यादा कभी जिंदगी में आज तक नहीं आया। अब सबसे पहली बात, ब्लॉक। हमारे पास 4 ब्लॉक्स है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, बी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ठीक है। अब ये 4 ब्लॉक है। 4 ब्लॉक में से कैसे हमारा ब्लॉक आया, किस तरीके से ब्लॉकिंग किया गया, तो कंडीशन ये है कि ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जब कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं तो लास्ट डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में जाएगा वही उसका ब्लॉक होगा। अगर लास्ट डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में गया, बेटा समझ जाना कि वो एस ब्लॉक होगा। अगर पी में गया तो समझ जाना पी ब्लॉक होगा। अगर डी में गया तो समझ जाना कि डी ब्लॉक होगा। और अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ में गया तो वो कौन सा ब्लॉक हो जाएगा, एफ ब्लॉक। और ये चीज हमने पीरियोडिक टेबल में आपको पढ़ाया था कि ब्लॉक होता है टोटल 4। अब कंडीशन ये कि सबसे पहले इसका जीईसी, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, होता है बेटा इनर्ट गैस, इनर्ट गैस NSX। मतलब ये आखिरी इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल के एस सब सेल में जा रहा है। तो अगर ऐसा किसी का कॉन्फ़िगरेशन हो तो हम उसे बोलेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट, ओके। अब ये जो एस ब्लॉक एलिमेंट है, अब आपको पता है कि जब हम ब्लॉक में जाते हैं उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वहां ग्रुप बनाया गया और सिमिलर टाइप के कॉन्फ़िगरेशन वाले को एक ग्रुप में रखा गया और अलग टाइप के कॉन्फ़िगरेशन वाले को अलग ग्रुप में रखा गया। लेकिन जिनका जिनका कॉन्फ़िगरेशन का पैटर्न मैच करेगा उनको सेम ग्रुप में रखा गया। जिनका पैटर्न मैच नहीं करेगा उसको फिर उसी टाइप वाले मैच करा के उसको अलग हम रखें। तो कंडीशन ये है कि यहां पे हमको पता है
कि बेटा आपको याद है ना, सबसेल्स याद है ना, एस पी डी एफ, है ना, और एस के पास 1 ऑर्बिटल, पी के पास कितना 3 ऑर्बिटल, डी के पास कितना 5, सॉरी हाँ डी के पास 5 और एफ के पास कितना 7. तो 1 ऑर्बिटल कंटेन मैक्सिमम हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स 2. सो एस सबसेल कंटेन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम 2, पी 6, डी 10, एफ 14. ये लिखिएगा नहीं. अच्छा अब अगर एस ब्लॉक जो है उसमें एस वाला आता है, एस मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रखेगा. तो यहां बेटा कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखेंगे ना, कॉन्फ़िगरेशन इसका कॉन्फ़िगरेशन या तो इनर्ट गैस NS1 आएगा या इनर्ट गैस NS2 आएगा. समझ रहे मेरी बात? तो कंडीशन ये हो गया या तो इनर्ट गैस ये NS1 है या ये बेटा इनर्ट गैस NS2. तो कंडीशन ये है कि ऐसे सारे एलिमेंट जिनका कॉन्फ़िगरेशन S1 टाइप का है उनको एक ग्रुप में रखा गया. ऐसे सारे एलिमेंट जिनका कॉन्फ़िगरेशन S2 टाइप का है उसको अलग एक ग्रुप में रखा गया. तो कंडीशन आप समझ लो कि बेटा ये वाला अलग ग्रुप बना और ये वाला अलग ग्रुप बना और इस वाले ग्रुप को रखा गया मेन पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 1 में और इसको रखा गया है मेन पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर कहां बेटा 2 पे. और इसका निकनेम भी दिया गया. निकनेम जैसे इसका निकनेम क्या है अल्कली मेटल, अल्कली मेटल. और ये ग्रुप 2 का जो निकनेम है वो है अल्कलाइन अर्थ मेटल. ठीक है बेटा? तो यहां तक क्लियर हो गया सभी को? अरे बोलो बाबू, बोलो यार, बोलो. हो गया यहां तक? अब सुनो, यहां पे जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनको हम लिख रहे. एस ब्लॉक में जैसे इधर है लीना की रूबी से फ्रेंडशिप, है ना, मतलब लिथियम सोडियम पोटासियम रुबिडियम सीजियम फ्रांसियम. और याद करने का ट्रिक बताए थे फिंगर मेथड. हाथ निकालो ऐसे, अब 3 उंगली मोड़ो ऐसे, 1 उंगली ऐसे, ऐसा लिथियम सोडियम पोटासियम रुबिडियम सीजियम फ्रांसियम 10 बार करोगे ऐसे चुटकी बजा के याद होगा. पूरा पीरियड टेबल मुझे याद है, ऐसे किया. और आगे सुनो, इसके मुंडी पे बैठ के तांडव मचाता है उसका नाम है हाइड्रोजन, है कि नहीं? अच्छा जो तांडव मचाता है ना उसको बोलते चला साइड निकल, साइड निकल, बहुत ब्रिलियंट बन रहा है. तो बस वैसे ही ये जो हाइड्रोजन है ना इसका कुछ फिक्स नहीं है बेटा, ये पलटी मार के कलट जाता है कभी इधर कभी उधर. अच्छा दूसरा इसका प्रॉपर्टी सिमिलरिटी है ग्रुप 17 से भी. जैसे वो हैलाइड बनाते हैं ना, ये हाइड्राइड बनाते हैं. इसलिए एस ब्लॉक में जब हम पढ़ेंगे ना तो हाइड्रोजन को बोलेंगे नमस्ते और उसको आगे भेजेंगे. और उसके लिए अलग एक टॉपिक बना दिया गया है हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड, अलग ही पूरा दुनिया उसको हम सेपरेटली पढ़ेंगे. तो यहाँ पे आ गया लिथियम सोडियम पोटासियम रुबिडियम सीजियम और फ्रांसियम. ओके बेटा? एंड इधर इसका नाम हो गया आपका ग्रुप नंबर 1 है ये. और ग्रुप नंबर 1 के अलावा ये है अल्कली मेटल, अल्कली मेटल. और इधर हमने लिखना है बेटा जोगिंदर की बिना, जोगिंदर के बिना मैगी की सारी बारात, है ना. तो मतलब ये हो गया कि बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम और रेडियम. ठीक है? तो ये वाला जो बेटा ये ग्रुप 2 का है, ग्रुप 2 का. इसमें भी ये अल्कलाइन अर्थ मेटल में हम बेरिलियम को कंसीडर नहीं करते, इसकी प्रॉपर्टी थोड़ी अलग मैच करती है.
तो यहां पे इसे निकनेम के टर्म में बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। प्यारे बच्चों, अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, इनर्ट गैस NS1 आ जाएगा ग्रुप नंबर 1 के लिए, और ग्रुप नंबर 2 के लिए आ जाएगा बच्चा पार्टी, ग्रुप नंबर 2 के लिए आ जाएगा इनर्ट गैस और क्या, NS2। ऐसा कहते की कहानी तो आप लिख लिए होंगे, साहिल गौरव लिख लिए बेटा। चलिए आगे चलते हैं, आगे की बात बताते हैं। एंड नेक्स्ट है, हेडिंग में लिखिएगा अल्कली मेटल। पहले तो अल्कली की बात करेंगे, और यहां पे ये लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। मेरी बात आप सुन लो कि भाई ये जो फ्रांसियम है ना, ये रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव, तो फ्रांसियम के रेडियो एक्टिव बिहेवियर होने की वजह से इसका भी यहाँ पे ज्यादा हम लोग उसको भाव नहीं देते, है ना, बोलते हैं साइड रहे, साइड रहे। और एक बात बता दूं बेटा, याद रखना कि जब आप ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ते हो, ये भी बात सुन लो, ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि ब्लॉक केमिस्ट्री में पीरियड नंबर 3 और पीरियड नंबर 2 का जो एलिमेंट है उसका प्रायोरिटी रीडिंग होगा सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा डिस्कशन हम उसी का करेंगे, बाकी सपोर्टर एक्टर की तरह, समझ रहे हो, बाकी भी हैं लेकिन उनका वैल्यू क्वेश्चन ज्यादा है, ज्यादा हम बात किससे करेंगे, जो फर्स्ट 2 मेंबर जो ऊपर बैठा हुआ है उसकी बातें होंगी, है ना। तो जैसे आप यहां देखो, इस ग्रुप में अगर आप देखिए, यहां ऊपर से नीचे जाइए तो कौन कौन है, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ये तो रेडियो एक्टिव हो गया, है ना। लेकिन ऊपर से बात ज्यादा करते हैं हम लोग लिथियम का, सोडियम और पोटासियम। यहां तो 3 बातें कर लेते हैं, बाकी ग्रुप में जब जाओगे ना 2 की बात होती है। तो ये लिथियम, सोडियम, पोटासियम इंपॉर्टेंट, इनकी बात ज्यादा करेंगे, ठीक है। और ये जो आप यहां देख रहे हो ये रेडियो एक्टिव नेचर है, यहां तक लिख लिया हो गया। आगे जरा बढ़ जाते हैं, और नेक्स्ट कंडीशन है इसमें, अगर लिथियम का एक रिएक्शन आप देखो, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, तो लिथियम वाटर के साथ जब इंटरेक्ट करता है ना, तो लिथियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है, LiOH। और लिथियम हाइड्रोक्साइड बेटा बिहेव करता है एज ए बेस। बोलो सर कैसे, आपको पता है ना कि मेटल जब भी OH के साथ कनेक्टेड रहेगा तो बिहेव करेगा एज ए क्या, बेस। और जब नॉन मेटल कनेक्टेड रहेगा OH के साथ, बिहेव एज ए क्या, एसिड, है ना, ऑक्सी एसिड। ये चीज ध्यान रखें। तो यहाँ पे जो हमारा कहानी है, इसमें कहानी आपको जरा बता दें कि लिथियम जब वाटर से इंटरेक्ट करता है तो यहां से बनाता है LiOH। जैसे हम रिएक्शन पढ़ाना चालू नहीं किए, बस आपको बताना चाह रहे कि ये बेस बनाता है, और एक ग्रुप में रहने वाले एलिमेंट का प्रॉपर्टी मैच करता है ना। एक ग्रुप, जैसे ये क्लास एक ग्रुप है, तुम सब जेई के लिए पढ़ रहे हो, मैथ वाले स्टूडेंट हो, उधर जो ग्रुप है वो भी केमिस्ट्री पढ़ता है, वो भी फिजिक्स पढ़ता है, लेकिन वो बायो पढ़ता है, वो बायो का स्टूडेंट है, समझ रहे हो क्या। तो वो चीज है। तो यहाँ पे लिथियम हाइड्रोक्साइड, बेटा ये जो देख रहे हो लिथियम हाइड्रोक्साइड, ये एक बेस है, बेस, बे और स। अब सुन लो, जब ये पानी में जाएगा ना, पानी में जाएगा तो ये कहेगा जाने नहीं देंगे तुझे, लेकिन ये बोलेगा जाएंगे जाएंगे, तो जाएगा और Li प्लस और क्या बना देगा, OH माइनस। समझ रहे हो, कहने से कुछ थोड़ी ना होता है, जो आया वो तो जाएगा, है ना, आज मैं कल कोई और। तो बात ये बेटा कि लिथियम हाइड्रोक्साइड ये क्या हो गया आपका, बेस है कि नहीं, काहे कि रिलीज क्या कर रहा है, OH माइनस। दूसरा देखिए, ये जो सोडियम है ये पानी के साथ भी अच्छा, ये बहुत भयंकर होता है बेटा, आग उग लगा देता है, तो केरोसिन में डाल के रखते हैं। केरोसिन ऑयल देखे होंगे तुम लोग, नहीं देखे हो, बचपन में देखे होंगे बेटा, अभी तो लाइट वाइट बहुत रहता है ना, वो आता है केरोसिन ऑयल, गाँवों में उसका यूज करते हैं, उसको डाल के ना वो जलाते हैं, लालटेन। लालटेन सुने हो, नहीं सुने, क्या बोलते हैं इधर इसको मराठी में, रॉकेट,
रॉकेल, रॉकेला, है ना। तो रॉकेला जो देखे हो उसमें भरते हैं एक ऑयल, उसको क्या बोलते हैं, किरोसिन ऑयल, उसमें भरते हैं इसको, है ना। अरे पगला, तब से आपको क्या सिखा रहा है, सिखा दे यार। चलो तेरे पे भरोसा अब नहीं करूंगा आगे से, कुछ भी नहीं तो बुलवा देगा क्लास में ये। सोडियम ये जब वाटर से लेकर क्या बनाएगा ये, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये भी आर्या, ये भी बेस ही है बेटा, ये अपना शकल सूरत नहीं बदल सकता, नहीं है पावर इसके हाथ में। अब कंडीशन ये है, ये जो NaOH है, NaOH ये आगे जाके क्या टूटेगा, Na प्लस और क्या आपका OH माइनस। तो यहां से क्या रिलीज हो रहा है बच्चों, OH माइनस, है ना। तो ये जो है ये क्या हो गया आपका बेस, ठीक है। तो यहां तक कंडीशन है कि आपको हमने यहां तक बता दिया बेटा कि ये बेस की तरह बिहेव कर रहा है। खैर अभी ये रिएक्शन नहीं, रिएक्शन आगे जाके चालू होगा। नेक्स्ट पॉइंट में आ जाइए, हम लोग बातें करेंगे प्रॉपर्टीज का, ठीक है। प्रॉपर्टीज में आएंगे, सबसे पहला बात होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का तो कहानी सुन लो कि जो भी अल्कली मेटल्स है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो इनर्ट गैस NS1। जैसे अगर हम एग्जांपल में सोडियम का ले लेवल, बेटा आरके टेक्निक याद है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला कि भूल गए, बताएंगे जरा, बताइए जरा क्या है, बोलिएगा सारे बच्चे साथ में जरा, क्या था, S और फिर क्या SPS, फिर क्या था DPS, फिर DPS, फिर FDPS, फिर FDP। अभी इनऑर्गेनिक का टीचर लग रहा हो क्या बेटा, नहीं बताया क्या अभी इधर देखो, अब भरना चालू करेंगे यहां से हमेशा, इसमें दो भरेंगे, यहाँ 2, यहाँ 6, यहाँ 2, यहाँ 6, यहाँ 2, यहाँ 10, यहाँ 6, 2, यहाँ 10, 6, 2, 14, है ना, क्या 14, और यहाँ 10, यहाँ 6, 2, 14, अरे 14, 10, 6, है ना, ऐसा हो गया सबका। अब कोफिशिएंट लगाने का बारी आया, तो बस लगाना है यहाँ पे, तो सबसे पहले वहां चालू करेंगे 1 पे, 1s यहाँ क्या 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन ऐसे बढ़ेंगे। पी स्टार्ट कहां से होता है बेटा 2 से, 2p 3p 4p ऐसे बढ़ेंगे। डी स्टार्ट कहां से होता है 3d से, तो 3d 4d 5d, है ना। और एफ स्टार्ट कहां से होता है 4 से, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे 4f 5 ऐसे करके, ठीक है, ऐसे हम लोग चलते हैं। तो सोडियम में 11 है, तो लिख दो SSPS 2 2 6 और ये 1, तो देखो 2 2 4 और 6 10 हो गया, 10 और 1 कितना हो गया बेटा 11। तो 11 इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करना था, सो हमने कर दिया, कोफिशिएंट आ जाएगा 1s2 2s2 2p6 और 3s1। तो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम एटम। तो ये चीज है, इसका ध्यान रखिएगा। अब एक चीज सुनो, एक वर्ड हमने बताया था वैलेंस सेल। व्हाट इज वैलेंस सेल, तो सुन लो, ये हमारा यहाँ पे एटम का न्यूक्लियस है, काला काला दिख रहा है ना, काला रे दिख रहा है ना, ये काला रे क्या न्यूक्लियस, यहाँ से चलना चाहिए, यहाँ है, यहाँ इलेक्ट्रॉन दिखा, यहाँ है, यहाँ इलेक्ट्रॉन दिखा, यहाँ दिखा, यहाँ दिखा, यहाँ दिखा, लेकिन इसके आगे हमको दिख नहीं रहा, तो यहाँ पर आखिरी बार दिखा, तो जहां आखिरी बार दिखेगा वही हमारे लिए क्या हो जाएगा वैलेंस सेल, ठीक है। अगर हमको आखिरी बार यहीं पे दिखा, आगे नहीं, तो ये क्या रहेगा इसका वैलेंस सेल, है ना। ये चीज ध्यान रखना। आगे कंडीशन सुन लो, कंडीशन क्राइटेरिया ये है
लिखिए इसका कि वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन इन S block element is 1. S block, sorry, group 1. Group 1 element is 1. ठीक है। अब बेटा आपको एक चीज ये भी पढ़ाया गया है कि जब भी कोई एटम बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है तो वो अपने ऑक्टेट को या डुप्लेट को कंप्लीट करने के बारे में सोचता है। तो उसके लिए क्या करता है, या तो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन को लॉस करके ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, या वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन गेन करके ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, है ना। बाकी आपको हमने जब पढ़ाया था बेटा रिडॉक्स रिएक्शन तभी बताया था कि ग्रुप 1 वाले के वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए वो वैलेंस सेल से कितना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, 1। एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके अपने ऑक्टेट को, अपने ड्यूप्लेट को क्या कर लेगा, कंप्लीट। बोले करेगा नहीं करेगा, करेगा ना। तो मतलब कोई भी ग्रुप 1 का एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, 1। और एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद वो अपने ऑक्टेट को, अपने ड्यूप्लेट को कंप्लीट करने का काम करेगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अगर कोई मेटल M है ना, तो M से M प्लस पे जाएगा, है ना, और प्लस इलेक्ट्रॉन फॉर ग्रुप 1। मतलब यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन था इनर्ट गैस NS1 और इस बैलेंस सेल से एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया, यहाँ कॉन्फ़िगरेशन इसका बचा इनर्ट गैस के बराबर। ठीक है, तो बेटा ये जो बना ना, ये है यूनी, लिखते जाओ बेटे, लिखते जाओ यूनी। अरे कॉपी घुमा के लिख रहे हो यार, कैसे लिख रहे हो यार, चक्कर आ जाएगा हमको ऐसा तुम लोग करते। हमको लगता है तो जिंदगी में कुछ किए ही नहीं, तुम तो कॉपी घुमा के लिख देते हो, कभी कुछ कभी कुछ, है ना। खुद भी सो के देखते कैसे कैसे लिख देता है। यूनी पॉजिटिव आयन ऑलवेज फॉर्म यूनी पॉजिटिव आयन, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब जैसे एग्जांपल यहां दिखाते हैं, ये सोडियम है, सोडियम से जा रहा है Na+ गैस, और इलेक्ट्रॉन लॉस करने के लिए हम लोग आइसोलेटेड गैसियस एटम आयन से लॉस करवाते, पता है ना। कभी सॉलिड डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करता। अच्छा, इलेक्ट्रॉन अपने आप लॉस होता है क्या, नहीं, यहाँ पे एक एनर्जी लगाना पड़ता है। उस एनर्जी का क्या नाम है, आयोनाइजेशन एनर्जी। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसेस एटम और आयन इज नोन एज व्हाट, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो जब भी किसी एटम से आयन बनाना हो उसमें हमको एनर्जी देना पड़ता है, उस एनर्जी का नाम क्या होगा, ये आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। यहाँ पे सोडियम गैस से Na+ पे जा रहा है और साथ में इलेक्ट्रॉन, यहाँ कॉन्फ़िगरेशन था 1s2 2s2 2p6 और ये 3s1। तो 3s1 से इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे Z11 था, इलेक्ट्रॉन भी 11, लेकिन एक पॉजिटिव चार्ज आने के बाद एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया। तो इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते, सब याद है ना, 11 माइनस पॉजिटिव चार्ज कितना 10, एक लॉस हुआ, S से लॉस हुआ 3s1 से, क्योंकि बैलेंस सेल में तो 3s ही है, ऑटरमोस्ट सेल कौन सा है, थर्ड सेल है, तो थर्ड सेल से इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, बचा यार कितना 1s2 2s2 और 2p6। तो ये आ गया कॉन्फ़िगरेशन किसका बच्चों, Na+ का। ठीक है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन है Na+ आयन का। तो ये भी कैसा बन गया आपका, यूनी पॉजिटिव आयन, है ना। एंड ध्यान रहे ऐसे ही आपका Na+ बनता है, ऐसे ही K+, ऐसे ही Rb+, ऐसे ही CS+। ग्रुप 1 का कोई भी हो, सब के सब सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं, एंड ऑलवेज शो +1 ऑक्सीडेशन नंबर, दैट इज ऑलवेज कंटेन +1 पॉजिटिव चार्ज आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ आयन बाय लॉसिंग इलेक्ट्रॉन। ये चीज का आपको ध्यान रखना। यहां तक आपको ये सारी चीजें हमने बता दिया। अब आगे सुन लो, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक है हमारा सेकेंड कंडीशन, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑब्लिक आयोनाइजेशन
एंथैल्पी। बेटा बेटा दिल मत तोड़ना मेरा तुम लोग, है ना? दिल तोड़ोगे तो मुझे तकलीफ होगा। दिल नहीं तोड़ने का मतलब क्या कि आपको ज्यादा इसमें पढ़ाना ना पड़े। सीधी बात है, हमने पहले ही कहा है, कोई भी चीज आपसे मैं कभी झूठ नहीं बोलता। हमने कहा था 50-60% चैप्टर ऑलरेडी ये पढ़ाया हुआ है, तो मतलब सारा ट्रेंड पढ़ाया हुआ है। इसमें आयनेशन एनर्जी हमने पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? क्या पढ़ाया था? आयनेशन एनर्जी क्या होता है कि जब आप आइसोलेटेड एटम से, गैसियस एटम या आयन से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हो, तो उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए एक एनर्जी देना पड़ता है। उस एनर्जी का नाम क्या है? आयोनाइजेशन एनर्जी। यूनुस मारेंगे फिर बोले तो, जब बोलना है तो नहीं बोलेंगे, जब नहीं बोलना है बोले, है ना? एकदम बच्चा है। कंडीशन सुन लो, तो कौन सा एनर्जी हो गया वो? आयोनाइजेशन। अच्छा, जो सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है? अट्रैक्शन वाला। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए एनर्जी क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा, है ना? जैसे फोर्स को तोड़ना है, एनर्जी देना पड़ेगा, तो फोर्स टूटेगा। इसीलिए ये जो आयनेशन एनर्जी है ना, ये पॉजिटिव होता है ऑलवेज। और फोर्स जितना ज्यादा, आयनेशन एनर्जी उतना ज्यादा। फोर्स डिपेंड करता था z इफेक्टिव के ऊपर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। साइज कम, फोर्स ज्यादा, तो आयनेशन एनर्जी भी क्या? ज्यादा। और कहा था ना कि जब पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज कम होता है, और ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज क्या होता है? बढ़ता है। साइज बढ़ेगा तो फोर्स कम होगा, फोर्स कम होगा तो उसका आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? गिरा देंगे मुंह पे आके। क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? कब होगा? कम ही होगा। इसमें लिखिएगा energy required to remove an electron from gaseous atom और आयन। चलिए कल इसके आगे पढ़ेंगे। बाय बाय बच्चों, बाय बाय।